मेरे साथ है यहाँ पर ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक वीडियो में महेंद्र सिंह राजपूत। मान के चल रहा था कि जितना पेपर टफ आएगा उतना मेरे लिए अच्छा है। ये जो फर्स्ट रैंक है ये भी एक बाई लक था या इसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी? मुझे बताइए कि वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा फर्स्ट रैंक लाने में? नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये सारी चीजें एक्सेप्ट करनी ही होगी। हाँ। और लक फैक्टर भी काम करेगा। आपके साथ आपने पहले कोई ऐसी परीक्षा दी जिसमें आप पास नहीं हो पाए? टीचर जाके पूछेंगे सर और क्या पढ़े, और क्या पढ़े, ये और क्या पढ़े एक बड़ी समस्या है। उस दिन मैं और मेरा रूममेट खूब रो रहे हैं, उधर मेरे घर वाले रो रहे हैं। वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, एक सिंगल पे सीट ऑफ पेपर, डोंट डिसाइड फ्यूचर। आरएस के इंटरव्यू की भी आप तैयारी करो, साथ में आपने चतुर्थ श्रेणी भी दिया, ऐसा क्यों? कि तैयारी करने का तरीका क्या था, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, और साथ में रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सारा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सबको। कि देखना होता है कि अपने गलती क्या, कि अपने हो सकता है पेशेंस की गलती की हो, अपने हो सकता है पढ़ने की गलती। कई कैंडिडेट्स जो टेस्ट के साथ रिवीजन करते हैं, कहीं का रिवीजन का अलग भी सीन रहता है। आपका रिवीजन का तरीका क्या था? कम से कम ज्यादा नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, आपको लगेगा, लेकिन मैं 100 बार रटे हुए हैं। वापस होते हैं ना, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ। उस टाइप रखना आपको। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने प्लेटफॉर्म पर। आज मेरे साथ है यहाँ पर ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक वीडियो में महेंद्र सिंह राजपूत। और यहाँ पर महेंद्र सिंह जो है अपने लगातार क्वालिफिकेशन की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से भी जुड़े हुए थे और काफी टाइम से लगातार तैयारी कर रहे हैं। और आप सबकी लगातार आ रहा था कि सर फर्स्ट रैंक का इंटरव्यू कब आने वाला है, तो फाइनली फर्स्ट रैंक का इंटरव्यू आ गया है। तो महेंद्र, सबसे पहले तो आप सबको, जो भी अपने विद्यार्थी देख रहे हैं, उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। और राजस्थान फर्स्ट रैंक हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। पटवार का रिजल्ट आया, उसमें भी फर्स्ट रैंक अपनी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे, और यहाँ पर वीडियो का रिजल्ट आया, आप भी लगातार जुड़े हुए। एक पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, महेंद्र, पटवार में भी फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर उनका हुआ है और वीडियो में फर्स्ट रैंक। पटवार में 846 रैंक आई, तभी मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था कि वीडियो में बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। कई विद्यार्थियों का ये सवाल आ रहा है कि सर इतना गैप कैसा आया, पटवार में 846वीं रैंक और वीडियो में उसके बाद सीधे फर्स्ट रैंक। मुझे बताओ कि दोनों की स्ट्रेटेजी में ऐसा क्या रहेगा कि इतना गैप आ गया यहाँ पर? सर स्ट्रेटेजी वाला गैप नहीं है, ये लक फैक्टर वाला गैप है। अच्छा। जिस दिन मैं पटवार का एग्जाम दे रहा था, उसमें मेरा हो सकता है उस दिन लक नहीं था, और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करके आया हूँ जो मतलब नहीं होने चाहिए थे। क्वालिफिकेशन टेस्ट सीरीज में मैंने जो दिए थे इनपुट आउटपुट वाले सवाल, मेरे आज तक गलत नहीं हुए थे। और सेकंड शिफ्ट में सबको पता है इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन बहुत आसान थे, मेरे तीनों गलत है। अच्छा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब कभी गलत नहीं हो सकते थे, लेकिन हुए तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन गलत करके बहुत पीछे रैंक चली गई और थोड़ी निराशा हुई थी, पर फिर वीडियो में सब समझ गए। हाँ, मतलब जब अपने टेस्ट सीरीज चल रही थी, आप अपने पटवार मेगा टेस्ट लिए थे, उसमें भी टॉप 10 में थे, शायद 4th रैंक थी आपकी। और जो हमने पटवार का ओवरऑल जो टेस्ट थे, हमने उसमें भी प्राइज रखा था, और ओवरऑल सारे टेस्ट में मिला के भी आपकी 2nd रैंक थी, है ना। और तभी जब मैं सारे टॉप 10 कैंडिडेट से मिला तो आप सबका एक था, सर इस बार सिलेक्शन की लड़ाई नहीं है, हम सबकी रैंक की लड़ाई है। और उस समय भी आपने मुझे इनपुट आउटपुट का एक सवाल पूछा, सर इनपुट आउट एक बार हमें करा देना, अपने पेपर में काफी टफ आ रहे थे। तो एक अपनी लास्ट बात हुई थी वहां पर। तो एक मुझे यही चीज जाननी थी, कई कैंडिडेट्स जो हैं वो थोड़े बहुत नंबरों से, आप जो इतना गैप आ जाता थोड़े बहुत नंबरों से, इस बार पटवार पेपर, क्योंकि पटवार पेपर एक तरह से बहुत इजी आ गया है ना, तो उससे कितना फर्क पड़ता है कि इजी आने से या हार्ड आने से क्या फर्क पड़ता है उसमें? सर अगर मेरी देखो तो मैं ये मान के चल रहा था कि जितना पेपर टफ आएगा उतना मेरे लिए अच्छा है। हाँ। जैसे आरपीएससी वाले पेपर होते हैं तो उनमें मेरे और जो बच्चे होते हैं उनसे बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो उसमें रैंक वाला इशू नहीं रहता है। अब जैसे ये जो पेपर आया था उसमें सब सेम हो गए थे, जिनके अच्छे बच्चे आ रहे हैं उनके 230 प्लस नंबर थे, और जो अच्छे बच्चे नहीं है उनके 230 प्लस नंबर थे। तो उसमें मुझे रैंक का थोड़ी समस्या लगी थी। फिर और मेरे नंबर उस टाइम मैंने जो ऑफिशियल आंसर की मिलाए थे पटवार में 245.34 नंबर थे। तो फिर और जब बच्चों के नंबर देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन तो गए, अपने तो अगर हो भी जाए। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मेरे सर इतने नंबर है, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, कि होगा क्या, या फिर मैं आगे वीडियो या फिर उसके लिए प्रिपेयर करूँ। तो आपने बोला था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो हो जाएगा, मेरे पास अभी वो मैसेज है। तो फिर थोड़ा सा लगा, पर जैसे फिर कट ऑफ देखी थी 250 पॉइंट को चली गई थी जनरल की, फिर डाउट ये था कि होगा नहीं होगा, पर 846 में रैंक थी तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एक श्योर सिलेक्शन तो हो गया था। हाँ, श्योर सिलेक्शन यहाँ पर पटवार में भी हो चुका है और वीडियो में अब तो फर्स्ट रैंक है। तो मुझे एक तो ये भी सवाल बताओ कि ये जो फर्स्ट रैंक है ये भी एक बाई लक था या इसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी? देखो सर, स्ट्रेटेजी तो शुरू से थी, मैं आरएस के लिए लगा हुआ था, लेकिन पटवार के में मुझे लग रहा था कि ना, और मुझे नहीं आपको भी लग रहा था कि ये टॉप 10 में तो आएगा कम से कम, और मेरे जो दोस्त हैं उनको भी था कि टॉप 10 में तो आएगा। उस टाइम मेरा पेपर बिगड़ जाते हैं पेपर, एक आप 3 घंटे में उस टाइम क्या करते हो वो डिपेंड करता है पूरा आपके आगे का क्या होगा।
उस टाइम मेरा थोड़ी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रही होगी, या फिर ऐसा हो सकता है जो क्वेश्चन आने चाहिए थे वो सबके सही है, वो मेरे गलत थे। तो उस टाइम ये लगा था कि अपन तो शायद रेस में नहीं है। 840 में रैंक आई थी, और सब बच्चों को नंबर मेरे से बहुत बहुत ज्यादा थे। 270 नंबर वाले बच्चे देख रहा था ग्रुप में देख रहा था। यहाँ पे ग्रुप चलते हैं कि इसके नंबर इतने, इसके नंबर इतने, तो मेरा नाम बहुत नीचे था। तो मुझे तो ये था कि अगर सिलेक्शन हो जाए तो बहुत है। और जब मैं वीडियो का पेपर देने गया हूँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं था कि मुझे होगा, क्योंकि जहां अपने 3700 सीट थी उसमें, वहां पे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। 800 सीट में क्या ही कर लेंगे। पर जब रिजल्ट आया तो चीजें अब चेंज हुई है। चीजें अब चेंज हो गई। मुझे बताइए कि वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा फर्स्ट रैंक लाने में? वीडियो में मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स। अगर मैं कहूँ कि अगर इस साल पटवारी हो, चाहे फोर्थ ग्रेड हो, चाहे वीडियो हो, उसमें अगर कोई अच्छा जो पूछा गया ना वीडियो में, मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया पूछा गया है। बाकी जीके तो सभी का ठीक है। करंट अफेयर थोड़ा सा ओल्ड पूछ लिया। ऐसे एक क्वेश्चन था, कोई अवार्ड मिला था, तो मैं क्या 3 साल से लगातार आरएस के लिए कर रहा हूँ, करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने जो नाम दिए थे उसमें क्या अवार्ड किसको मिला था, उसमें मेरे 3 साल के पढ़े हुए थे, 3 नाम मेरे नॉन थे। पर जो इस बार का था ना, मैंने तुरंत देखते उसको टिक कर दिया, यही था। उसने पूछा पिछली बार का था। हाँ। तो मेरा वो भी गलत हो गया। ऐसे ही सौर ऊर्जा वाला एक क्वेश्चन था, उसमें भी उन्होंने पिछले साल का पूछा था, इस साल तो फर्स्ट रैंक थी और उन्होंने फिर सेकंड रैंक माना। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन और गलत। मतलब ये थी सिली मिस्टेक्स। ये आपके वीडियो एग्जाम की बात है। वीडियो एग्जाम बता रहे थे, अगर वो सिली मिस्टेक्स नहीं होती है तो भी और शायद और अच्छे मार्क्स, हालांकि फर्स्ट रैंक तो आ गई उससे, और मार्क्स बहुत जरूर अच्छे आते हैं। देखो फर्स्ट रैंक जो वीडियो फर्स्ट रैंक बैठे यहाँ पर भी, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, फिर भी वो बता रहे हैं कि सिली मिस्टेक्स हो जाती है। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं, सर सिली मिस्टेक्स की वजह से रह गई है। तो ये थोड़ा स्वाभाविक होता है कि 1-2 नंबर सभी के साथ होता है। उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हुए उस बाकी पेपर खराब करना, ये एक अच्छी रणनीति नहीं है। ये चीजें एक्सेप्ट करके चलनी होगी। हाँ। कि मिस्टेक्स भी होगी, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये सारी चीजें एक्सेप्ट करनी ही होगी। हाँ। और लक फैक्टर भी काम करेगा। मैं बता सकता हूँ कि ना, मेहनत और लक का 90-10 का रेशो होता है। इतना तो रहता है। हाँ, आप 90% मेहनत कर सकते हो, और जो मेहनत से जो मार्क्स लाया जा सकता है 80% तक मार्क्स लाया जा सकता है। बिल्कुल। मैं बात करना चाहूंगा, जैसे अपने ग्रुप ही ले लो, जो अपना टॉपर ग्रुप बना हुआ था, उसमें से कितने साथी थे जो बहुत अच्छे मेहनत के साथ कर रहे थे, टेस्ट में भी लगातार अच्छे आ रहे थे, और संभावना था कि इस बार भी अच्छे रैंक से सिलेक्शन, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ अंतर से रह गए। तो वहां मेहनत की बजाय ज्यादातर लक फैक्टर वहां पर रहा कि इस शायद उस दिन उनका लक नहीं था। ये मैं पूरी तरह प्रैक्टिकल उस चीज के लिए, जो मेरा रूममेट था, मैं मानता हूँ वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसका एलडीसी में 1 गुना की लिस्ट में भी 1 नंबर से रहा था। हाँ। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज में उसके टॉप 10 में तो आता ही था। लेकिन उसका पटवारी और वीडियो दोनों में 2 गुना में भी नहीं हुआ। 2 नंबर से दोनों में रहा है। 2 नंबर तो उसका जो लक है वो थोड़ा सही नहीं है, पर आगे बढ़िया करेगा। मुझे पता है वो रीट में बहुत अच्छे रैंक के साथ आएगा। मुझे आपके बारे में बताइए, आपके साथ आपने पहले कोई ऐसी परीक्षा रही जिसमें आप पास नहीं हो पाए? ऐसी 2 परीक्षा है जिनमें मैं पास नहीं हुआ था। मैं जब अपने होता है ना कि 10th 12th में अच्छी परसेंट बनी तो उसको साइंस सही है, IIT तैयारी करेगा। हाँ। मैं भी गया था, कोटा गया था, और जेईई मेंस मेरा बहुत बढ़िया हुआ था और अच्छे कॉलेज मिल रही थी, पर जेईई एडवांस नहीं हुआ था। अच्छा। तो वहां से मैं पूरा फील्ड चेंज कर दिया कि अपने तो नहीं हुआ, क्योंकि जेईई एडवांस की एग्जाम आपको 12th के बाद एक बार और दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते। तो वो तो ऑप्शन था ही नहीं। तो मैंने फिर राजस्थान की तरफ आना सही समझा। उसी टाइम कोरोना लग गया था। फिर ग्रेजुएशन की 2022 के बाद, और 2023 सितंबर 2022 से मैं आरएफ की तैयारी करने में लग गया था। मैंने स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग करी थी। PCM 6 बैच था, होंगे आप इनमें से। और फिर मैंने लगातार तैयारी की। उन्होंने जैसे बताया था कि आप जो डेली जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। बच्चे क्या करते हैं, शुरू में मेरे साथ भी था, टीचर जाके पूछेंगे सर और क्या पढ़े, और क्या पढ़े। ये और क्या पढ़े एक बड़ी समस्या है। मैं बोला पहले नोट्स तो पढ़ लो, और तो बाद में पढ़ेंगे। और धीरे धीरे वो जब नोट्स इकट्ठे होते हैं तो फिर बच्चे बोलते हैं सर इनमें से कौन सा छोड़े। वो चीजें चेंज होने में टाइम नहीं लगती। तो वही लगातार लगे रहो। अगर आप इसके अलावा राजस्थान के और कौन से कोई ऐसे कोई वनडे एग्जाम जिसमें आपको लगा कि आपने दिया, परीक्षा पास नहीं हुई हो? राजस्थान में मैं जैसे आरएस की तैयारी कर रहा था। आरएस का 2023 वाला था, मेंस नहीं हुआ था मेरा। मेंस आपका क्लियर नहीं हुआ? फ्री हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। उसका रिजल्ट आया था 2 जनवरी 2025 को। उस दिन मैं और मेरा रूममेट खूब रो रहे हैं, उधर मेरे घर वाले रो रहे हैं। मतलब होता है ना, पर उनको मुझे मोटिवेट करना था, तो मैं भी थोड़ा बहुत, पर नहीं संभल पाते उस दिन। देखो यहाँ पर यही बात सीखने वाली कि ये बात समझ में आती कि भी असफलता के बाद सबको निराशा, हताशा सबको मिलती है, ठीक है। और ये तो था तुरंत आपकी फीलिंग असफलता के बाद।
उसके बाद 4-5 महीने भी अगला दौर कैसा रहा था? 4-5 महीने में केवल 3 दिन तक उसमें रहा था। हाँ। और होता ही है, अगर हम तैयारी किसी के साथ होता है। लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, एक सिंगल पे सीट ऑफ पेपर डोंट डिसाइड फ्यूचर। कर सकता है, अगर आप जॉब लगते हो तो क्यों नहीं करता। वो तो नहीं करने वालों के लिए होता है। बाकी मैं 3 दिन बाद वापस से संभला, फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि अपन केवल आरएस पे ना फोकस करते हुए अपन साथ ही साथ कोई और एग्जाम पे फोकस करें, कम से कम आर्थिक रूप से थोड़ा सा सहारा तो मिले कि अगर अपन लग जाए कहीं। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने पिछला वो दिया था पशु परिचर वाला एग्जाम। उसमें मेरी 127 रैंक थी। आपकी 127 रैंक से आपको सिलेक्शन हो गया? जी सर। आपने ज्वाइन की वो? नहीं, मेरा ज्वाइन करने का पूरा प्लान था, डीबी भी करवाया था मैंने, हेल्थ सर्टिफिकेट सब कुछ करवाया था। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आरएस मेंस का रिजल्ट आ गया था 2024 वाला। और फिर ये लगा कि अगर मेंस का इंटरव्यू दे रहे हैं और अपन पशु परिचर की ज्वाइन करते हैं तो फिर एक टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए टाइम देना होगा, तो फिर मैंने उसको स्किप किया। और उसी टाइम 4th ग्रेड भी थी। तो मुझे ये था कि ना अगर मैं पशु परिचर छोड़ भी देता हूँ तो 4th ग्रेड में कर लूंगा। अच्छा, मतलब एक तरफ एक बैकअप लेके चल रहा हूँ। आप देखिए, पिछली मेंस में फेल हो गए थे और इस बार मेंस पास है, आरएस का इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं। आरएस के इंटरव्यू की भी आप तैयारी करो, साथ में आपने चतुर्थ श्रेणी भी दिया। ऐसा चतुर्थ श्रेणी मतलब ठीक है, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी अधिकारी, लोगों को बहुत आशा भी है उसमें, फिर भी आपको नहीं लगा कि एक तरफ मैं आरएस का एग्जाम देने जा रहा हूँ, एक तरफ चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम भी देने जा रहा हूँ, लोग क्या बोलेंगे मुझे? बहुत सारे मीम्स बनाए गए थे चतुर्थ श्रेणी को लेकर। मेरी ये भावना चेंज हो गई थी मेरे मेंस के रिजल्ट के बाद। वो था कि मैं तो इसी के लिए बना हूँ, वो दूंगा, पर मैंने उस पर चेंज की चीजें। और पशु परिचर इसीलिए जो नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि एक बैकअप के रूप में अगर 4th ग्रेड की एक पोस्ट है तो वही बात है, सेम पशु परिचर और 4th ग्रेड दोनों 1700 ग्रेड पे की जॉब है। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको छोड़ ही दूंगा तो 4th ग्रेड कर लूंगा मैं। तो मैंने वो भी दे लिया और उसमें भी बहुत बढ़िया नंबर है। आप मार्क्स जानना चाहते हो, मुझे पता है। हाँ, सभी कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है कि इसके टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं, पर उतने हैं कि अच्छे मार्क्स हैं। मैं बता दीजिए क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं, वो बता दीजिए। क्वेश्चंस मैंने ऑफिशियल आंसर किसे मिलाए नहीं है। पर फिर भी मेरे 118 करे थे, 9 गलत हुए थे। वो तो 3 और कट जाएंगे तो 106 क्वेश्चन अभी बच रहे हैं। ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस 1 या 2। तो अब क्योंकि ऑलरेडी आप वीडियो में तो फर्स्ट रैंक आ चुके हैं, पटवारी में सिलेक्ट हो चुके हैं, आप सबकी भी और मेरी भी शुभकामना कि इस बार आरएस में भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कम से कम चतुर्थ श्रेणी और पशु परिचर वाली तो पोस्ट आपने दूसरे के लिए से भी छोड़ दी है, तो ये भी बहुत अच्छा है कि देखो ज्यादातर कैंडिडेट्स का ये आ रहा है कि सब अभी पटवारी वीडियो का रिजल्ट आना चाहिए, पहले इन सबकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए ताकि पोस्ट खाली रहे। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि पटवारी में मेरा सिलेक्शन हो रखा है, तो फाइनल भी हो जाएगा, तो मैं उसको ज्वाइन नहीं करूंगा। वो तो अब आलोक राज जी के ऊपर है। वो बोल रहे थे कि अपन ज्वाइनिंग या तो सेम टाइम देंगे या फिर वीडियो को पहले दे देंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि या तो वीडियो को पहले दे दो। यही होना चाहिए, सबकी मांग भी यही होनी चाहिए कि वीडियो को पहले ज्वाइनिंग दे दे, ताकि जो वीडियो में ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे जो वीडियो ज्वाइन कर 400 बच्चे हैं जो वीडियो में भी पटवारी में वो छोड़ेंगे, कम से कम किसी को रोजगार मिलेगा और एक अच्छा रोजगार। पटवारी बहुत अच्छी पोस्ट है। बिल्कुल, है ना। अब थोड़ा सा चलते हैं जो स्टूडेंट्स की ज्यादातर डिमांड रहती है, आपके स्टडी रूटीन के बारे में। आपकी तैयारी करने का तरीका क्या था, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, और साथ में रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सारा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सबको। फर्स्ट रैंक से सब जानना चाहते हैं। स्टडी रूटीन मेरा 2 बार चेंज हुआ है। एक तो जब मैं कोचिंग कर रहा था और जब मेरी कोचिंग खत्म हो चुकी है। जब मैं कोचिंग कर रहा था तो मैं उठता था 6 बजे उठता था और फिर अपने से फ्री होकर 7 से 11 बजे तक मैं पढ़ता था। और मेरी जो कोचिंग थी 1 से लेकर 7 बजे तक होती थी। तो 11 बजे फिर खाना बनाना, खाना हम बना के खाते थे। रूम पे रहते थे मैं और मेरे रूममेट दोनों खाना बनाते थे। फिर मैं 1 बजे से 7 तक कोचिंग रहता था। फिर जैसे कोचिंग से आए, खाना वाना खाया, तो रात को 1-1.5 घंटे, तो जब कोचिंग चल रही थी तो मेरी 5 घंटे के लगभग पढ़ाई होती थी, सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी। और जब कोचिंग खत्म हुई तो पूरा बेटे सेल्फ स्टडी पे आ गया था। और ये जो स्थिति होती है ना कोचिंग खत्म होने के बाद, क्या कोचिंग के साथ अपना क्या डिसिप्लिन मेंटेन रहता है कि अपन को इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है। कोचिंग खत्म होने के बाद ये समस्या होती है कि अब कितने बजे उठे, कितने बजे करे, तो वो मैंने मेंटेन किया। मैं वही सेम रूटीन फॉलो किया। जो कोचिंग वाला टाइम था वो मैं लाइब्रेरी में देने लग गया। हाँ, लाइब्रेरी की ओर बता रहा हूँ। मैं लाइब्रेरी स्टूडेंट बहुत कम रहा हूँ। मैंने केवल अभी तक 3 या 4 महीने लाइब्रेरी देखी है और इसका मेंस हो गया, उसके बाद में लाइब्रेरी ज्वाइन करी है। तो आप रूम में बैठ के बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। रूम में बैठ के भी अगर आपका अच्छा माहौल हो तो कोई और जाने की जरूरत नहीं, आप वहां पर भी सारे पढ़ाई कर सकते हैं। फिर क्वालिटी एजुकेशन से कब जुड़े थे आप? क्वालिटी एजुकेशन से मतलब मैं पहले ऐसे, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक कोचिंग स्टूडेंट रहा था, तो मुझे बाहर की चीजें ज्यादा जानकारी नहीं थी। टेस्ट सीरीज वहां की स्प्रिंग बोर्ड में होती थी, तो मैं देता था। मैं सारे टेस्ट दिए, टेस्ट नहीं छोड़ने होता है, सबसे बड़ी बात यह है। एक तो टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस अपना में बहुत ज्यादा, कहीं पर भी जहां पर भी अच्छे संस्थान है
मुझे मेरा तो मानना है कि जहां पर भी आपको टेस्ट प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा उसका मैं अगर अपना ऑन एन एवरेज बताऊं, मैंने कम से कम 100 टेस्ट दिए हैं। बिल्कुल। और टेस्ट से ही होता है, मैं तो मानता हूँ। और क्वालिटेशन की जहां तक बात है, मैं जब पटवारी जब वैकेंसी आई थी उस टाइम RS प्री की तैयारी कर रहा था। उस टाइम RS प्री की चल रही थी, पटवारी वैकेंसी अनाउंस हो चुके थे। तो फिर RS प्री की एग्जाम दी। उसके बाद मेरे कोई जानकार है जो पिछली भर्ती में लगे हुए हैं, क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि आप वहां दे सकते हो टेस्ट सीरीज। तो मेरे टेस्ट सीरीज में अपन ज्वाइन हुए। पहला टेस्ट हुआ मेरा, बहुत गंदा हुआ था। उसमें मेरे 300 नंबर का होता है, उसमें 185 के लगभग मार्क्स थे, तो बहुत कम नंबर है पटवार के हिसाब से, क्योंकि कट ऑफ 250 गई है। तो उसमें पर रैंक थी 13वीं रैंक थी, पर उसमें मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि मैं ठीक ठाक रहा था वहां पे। पर आपको वहां से अपना आपको चैलेंज जरूर मिला कि पता है मेन बात क्या है, जब मैं अब तक केवल RPSC का एग्जाम दे रहा था, जब एकदम से जो शिफ्ट हुआ ना कि कोई बोलते ना RSC कर लेगा, RSC कर रखी तो सब कुछ कर लेगा, नहीं। RPSC का पैटर्न थोड़ा अलग है। RPSC एक फिक्स डेटा पूछती है, आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछती है। सॉरी, RSSB आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछती है, जबकि RPSC थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच रखती है। तो उसको मैंने चेंज किया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर करने हैं, पूरे के पूरे करने हैं, क्योंकि RSSB का पैटर्न उन पर डिपेंड रहता है। और टेस्ट सीरीज तो मेरा क्या हुआ था, टेस्ट सीरीज में मैं क्या करता था, मैंने आज कोई टेस्ट दिया, मैं अपने ज्यादातर टेस्ट होते थे 10 बजे से 1 बजे तक का, और हो जाता है खाना खाने का टाइम होता, तब तक मैं नाश्ता करके जाता था। तो मैं खाना बनाना सब छोड़ छाड़ के पहले मिला था आंसर के, अपने आंसर की साथ दे देते हैं, कोई दूसरा पेज देता है, आंसर की होती है। पहले मैं आंसर की मिलाता हूँ, ये क्वेश्चन सही है, ये सही है, उनको छोड़ देता हूँ। जो गलत हुए हैं ना वो देखता हूँ पहले गलत क्यों हुए हैं। एक तो अपने नोट्स में नहीं है, अगर आपके नोट्स में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसमें आप ही की गलती है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जो नोट्स में नहीं है, तो उनको अपन अपडेट कर सकते हैं। कई बार तो पढ़े हुए भी गलत हो जाते हैं, पढ़े हुए गलत हो जाते हैं। बिल्कुल, उनके लिए आपको देखना होता है कि अपने गलती क्या, कि अपने हो सकता है पेशेंस की गलती की हो, अपने हो सकता है पढ़ने की गलती। मेरे एक टेस्ट में गलत हुआ था कि लक्ष्मण का अवतार किसको कहा था, पाऊजी वाला, ऐसा कुछ था। वो भी क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा टेस्ट में। तो फिर चीजें समझ में आई कि आप बहुत इजी क्वेश्चन को भी आप ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसा मेरे पटवारी में हुआ था, मैंने इजी क्वेश्चन गलत करे हैं, और वीडियो मेरा ये था कि मैं कम से कम ये वाली गलती तो नहीं कर पाए। देखो वही है ना, 5-7 गलती से सीधा रैंक का कितना फर्क पड़ता है। यही रैंक अगर वीडियो में पीछे होते तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं होता, सिलेक्शन का ही नहीं होता है। तो एक तो चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताई कि टेस्ट के बाद एनालिसिस भी कितना इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट टेस्ट ज्वाइन तो करते हैं, अभी अपने साथ ही देख लो, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन में देखो, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होता है, टेस्ट देने भी पड़ते हैं, नंबर कम आता है तो वापस एनालिसिस भी करना पड़ता है, और उसके बाद सारी चीजें करनी पड़ती है। थोड़ा सा आपके रिवीजन के बारे में बताओ कि ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या आता है, रिवीजन को इग्नोर करते हैं। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कई कैंडिडेट्स जो टेस्ट के साथ रिवीजन करते हैं, कईयों का रिवीजन का अलग भी सीन रहता है। आपका रिवीजन का तरीका क्या था? रिवीजन वही, जैसे मैं जब कोचिंग से के साथ थे तो कोचिंग के साथ चलना होता है आपको। जब कोचिंग खत्म हो गई तो आपको चलना होता है टेस्ट सीरीज के साथ। सामने वाली जो टेस्ट सीरीज, जैसे अपने आप पहले से बता देते हैं कि ये टॉपिक का टेस्ट रहेगा, या फिर ये सब्जेक्ट, या फिर एक पूरा टेस्ट रहेगा, उसको बता देते हैं। तो मैं जैसे 7 दिन का अपने रखते थे, तो 6 दिन वही सब्जेक्ट पढ़ता था कि अपने इस सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। ऐसे कर करके एक एक सब्जेक्ट क्लियर होते चले गए, और उनमें जो नए क्वेश्चन आए थे मैं अपडेट करता गया। तो मेरे नोट्स भी वैल्यू एडिशन इतना अच्छा हो गया कि अब मेरे RSSB के ज्यादातर क्वेश्चन मेरे नोट्स पे सीधा आता है। अच्छा। और मेरे नोट्स पूरे हैंड रिटन है। मैं जो टेस्ट वाली चीजें थी उनको भी हाथ से लिख लेता था बाद में। थोड़ा सा नोट्स बनाने का तरीका भी बता दीजिए स्टूडेंट्स को। कई स्टूडेंट हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए सिरे से तैयारी करें, कैसे नोट्स बनाने, थोड़ा सा वो तरीका भी बता दीजिए। नोट्स बनाना मतलब, एक आजकल बच्चों की समस्या क्या है कि कंटेंट के पीछे बहुत भागते हैं। उनके पास खुद के पास जो अवेलेबल है उसको नहीं पढ़ते, और उसको छोड़ के ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं ऐसे करते रहता है। ये किताब ले आऊं, गाइड खरीद ली, मैंने कोई आज तक कोई गाइड नहीं खरीदी, मैं केवल नोट्स का स्टूडेंट रहा हूं। तो नोट्स जब बनाते हैं अपन, तो अपन को एक पैटर्न रखना पड़ता है कि एक ठीक मैनर्स में बने अपने नोट्स। ये नहीं कि आप उससे में सब कुछ एक ही तरफ कर दे रहे हो, फिर वो अट्रैक्टिव नोट्स होंगे तो आपको जल्दी याद होंगे। ऐसा होता है, सुंदर होने से क्या होता है, होता है। मैं जब कोई एग्जाम देता हूँ, और आज भी अगर कोई आप क्वेश्चन रखोगे मेरे सामने, तो मेरे एक इमेज बनती है दिमाग में, इमेज बनती है कि मेरे नोट्स में ये क्वेश्चन इस पेज पे ऊपर है या नीचे है या साइड में लिखा हुआ है, और एज इट इज मुझे याद आ जाता है। और नोट्स का रिवीजन की बात करें तो मैंने कम से कम जो राजस्थान वाले सब्जेक्ट, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर,
कम से कम ज्यादा नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, आपको लगेगा, लेकिन मैं 100 बार रटे हुए हैं। 100 बार रटे हुए हैं, और इतना रटा है, ज्यादा टेस्ट दिए हुए 100 बार रटे हुए, और इतना रटा है मैंने कि ना, अगर कोई, अब हो सकता है आपको ज्यादा लगे कि अगर मेरे से कोई बोले कि ये वाला नोट्स है आप इसको बोल दो, तो मैं बोल सकता हूँ। इस लेवल पर रटा है, ये नहीं कि आप क्वेश्चन पूछो मैं बताऊंगा, नहीं, मैं नोट्स बता दूंगा, ये इसमें ये यहाँ ये ऐसा है, शुरू से लेकर एंड तक। बिल्कुल। अगर आज महेंद्र की अगर आप बातें सुने तो रियल सारा एक स्टूडेंट्स की फीलिंग्स है और स्टूडेंट की तैयारी की जर्नी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और जिस तरह से वो बता रहे कि इन्होंने इतनी मेहनत भी की है, उसके पीछे इतनी सारी मेहनत भी है, और इतनी मेहनत करे तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जो सिलेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। कई बार हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने आरएस मेंस में भी वहां पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी पर सफलता नहीं मिली, तो कई बार बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद, इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद भी कई बार ऐसा हो जाता है कुछ एग्जाम में सफलता नहीं मिलती। मेरा अगला सवाल उन्हीं विद्यार्थियों, मेरे लगभग हर इंटरव्यू में ऐसा स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं कि सर आप सफल विद्यार्थियों से जरूर बात करते हो, लेकिन जो असफल हो गए उनके लिए बात नहीं करते। हालांकि मैं हर इंटरव्यू में हर जो टॉपर आता है उनसे पूछता हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो कुछ मार्क्स से रह गए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। तो मैं आपसे भी यही पूछ रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे साथी अपने साथ भी थे, अपने टॉपर ग्रुप में भी थे जो बहुत अच्छे थे, फिर भी कुछ मार्क्स से रह गए और कुछ विद्यार्थी सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो आगे तैयारी करें कि इस बार वो भी सिलेक्शन ले लें? सर पहले तो अपन को ये देखना होता है कि अपनी गलती कहाँ पे की है। बिल्कुल। क्योंकि अपने अगर साथी साथ साथ लग रहे हैं और अब सेम नोट्स पढ़ रहे हैं, सेम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फिर भी नहीं होता, तो कहीं ना कहीं गलती तो रही है। हो सकता है उस टाइम की पेशेंस गलती रही हो, या फिर हो सकता है अपना रिवीजन नहीं हो पाया हो, तो उनको वापस कवर करें। और असफलता आपको रोकती नहीं है, असफलता मैं तो मानता हूँ कि असफलता वापस प्रारंभ करने को आपको बताती है। ऐसा कोई नहीं है जिसको फेलियर करना होता है, फेलियर से फेस करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फेलियर से घबराना नहीं घबराना, आपको हताश नहीं होना है। अगर आप फेल हुए हैं तो 2-3 दिन आप ले सकते हो, क्योंकि एक मन तो रहता है कि अपन पास हो जाते तो अपने साथी लग गए। 3 दिन बाद वापस उठना है, वापस होता है ना, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, उस टाइप रखना है आपको। और लगातार मेहनत करें। तो मुझे लगता है कि हो सकता है अगली भर्ती, एक बड़ी भर्ती और आपका इंतजार कर रही है। नहीं, हो सकता है आप उससे बेहतर एग्जाम के लिए बने हो। हाँ, ये भी सही हो सकता है आप बीडीओ की दे रहे हो, पटवारी की दे रहे हो, उससे बेहतर हो सकता है रीट आप वो 3600 ग्रेड पे वहां चले जाए, हो सकता है आप आरएस के लिए बने हो। बिल्कुल। थोड़ा सा और एक बात मैं और करना चाहूंगा, तैयारी के दौरान बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कंसिस्टेंसी की और डिसिप्लिन की। वो मुझे आपकी तैयारी का बताइए कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी थी और आपका डिसिप्लिन कैसा था। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी पढ़ाई। कई बार स्टूडेंट पढ़ते तो है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती है और ना ही वो डिसिप्लिन रख पाते, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहते हैं। आपकी तैयारी का आप थोड़ा अनुभव बताओ मुझे। सर मेरे तो ये था कि एक तो सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। अगर आप किसी और को सुन के मोटिवेट हो रहे हो ना, तो ये गलत है। वो थोड़े टाइम के लिए रहता है। बिल्कुल, वो बहुत टेम्परेरी चीज है वो। आप अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो तो वो लंबे टाइम तक रहेगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी। आप जितनी कर सकते हो उतनी करनी पड़ेगी। यहाँ कोई टाइम नहीं होता है कि मैं 8 घंटे पढ़ूं, 9 घंटे पढ़ूं। आप जितना निकाल सकते हो उतना आपको निकालना चाहिए। मैं एक वो होता है ना कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं। मैं रात को सोने वाला आदमी हूँ। मैं रात को पूरा 8 घंटे कम से कम नींद लेता हूँ, फिर जैसे दिन में पढ़ता हूँ मैं। तो मैं ये नहीं कहता आप भी दिन में पढ़ो, क्योंकि हर बच्चे की एक खुद की होती है। उनको खुद को पहचानना पड़ेगा कि हम बेहतर कब कर सकते हैं। आपको दिन में समझ में आ रहा है दिन में पढ़ो, आपको रात में समझ में आता है रात में पढ़ो। मेरे एक दोस्त है, वो पूरी रात पढ़ता है, फिर दिन में पूरे दिन सोता है। अच्छा। तो बस अल्टीमेट जो टारगेट होना चाहिए ना, अपने सिलेबस खत्म होना चाहिए, चीजें छूटनी नहीं चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उसका सिलेबस आपके टेबल पर होना चाहिए। अगर और उस सिलेबस के एक एक टॉपिक आपके ऐसे क्लियर होने चाहिए कि उनमें से अगर क्वेश्चन आ रहा है, उनमें से ही आता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन बाहर निकल जाते हैं, तो वो सबके लिए होता है। आउट ऑफ सिलेबस ऐसा कुछ नहीं होता, सबके लिए होता है। अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो तो सामने वाले के लिए, तो उसी हिसाब से मतलब नंबर भी आते हैं। तो ये कि आप लगे रहो बस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेल्फ स्टडी। मैं तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करूँ। लगातार मेहनत करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो, सेल्फ स्टडी करो, लगातार जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बिना कई चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसका फायदा आपको लगातार मिलता रहेगा। और अब एक लास्ट क्वेश्चन में जाता हूँ, ऐसे विद्यार्थी के लिए भी जो अभी बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, नई फ्रेशर कैंडिडेट। तो पहले तो उन एग्जाम्स की बात कर लेते हैं, जैसे आगे और अधीनस्थ बोर्ड के और भी एग्जाम आने वाले हैं, वन रक्षक, वनपाल है, एलडीसी। तो ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नए फ्रेशर हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनको लगभग पटवारी, वीडियो और इस तरह के एग्जाम पास करने के लिए डेली कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए और कितने महीने तक वो पढ़ाई करेंगे ऐसे एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं? सर ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है कि मैं कह दूं कि आप 6 महीने पढ़ो और 1 साल पढ़ो, 2 साल पढ़ो, नहीं हो पाता। अपने आप को पहचानना होगा पहले तो, कि मैं अगर इतना पढ़ूंगा तो इतने मार्क्स ले आऊंगा। और जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, जो जिन्होंने अभी तक उनको कुछ पता ही नहीं है, तो मैं बोलता हूँ आप
एक कोचिंग ज्वाइन करो, कोई भी कोचिंग हो सकती है, और ऑफलाइन ऑनलाइन से थोड़ा सा वो करें, क्योंकि ऑनलाइन मैंने भी सोचा था, अब क्लासेस नहीं लेते अपन, पहले हो सकता है अपन निश्चय कर लिया कि मैं रोज एक क्लास लूंगा, पर वो क्या पेंडिंग होती होती बहुत सारी हो जाती है, तो नहीं ले पाते। ऑफलाइन कोचिंग में है कि अगर आप रुके तो वो नहीं रुकेंगे आपके लिए, सीधे बच्चे आपके साथ आपसे आगे निकल जाएंगे। तो अपनी जो कोई भी हो, मैं ये नहीं बोला आप इससे करो, अपने जो नोट्स है उन पे विश्वास रखो, अपने टीचर पे विश्वास करो। अगर कोई टीचर है तो वो बहुत ज्ञानी है, अपन से बहुत ज्यादा ज्ञानी है, उसे वो सब्जेक्ट का ज्ञाता है, तो उस पर विश्वास रखो और अपने नोट्स को इस तरह से पढ़ो कि उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता ना तो नहीं हो। अगर किसी भी कोचिंग के आप नोट्स इस तरीके से तैयार कर लेते हो तो आप नहीं रुकोगे। बिल्कुल, मतलब जो मेरा सवाल था में एक एवरेज एक टाइम, फिर भी जैसे पटवारी का हमें लेवल पता है, वीडियो का लेवल पता है, कि एवरेज एक विद्यार्थी को कम से कम इतना टाइम तो देना पड़ेगा और इतने घंटे रोज पढ़े तो निकाल सकते हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, कई विद्यार्थी जो नए शुरू हो रहे हैं वो उन सबके सामने थोड़ा सा ये भी रहता है कि मुझे इतने टाइम में कर लेना। कई बार हो सकता है तैयारी में कुछ नंबर से रह गए, कुछ नंबर से और भी टाइम लग जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन एग्जाम के नेचर को देखते हुए इसमें लगभग कितना टाइम की जरूरत पड़ जाती है अपने को? तो सर अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा कम टाइम दो, आप अगर 5-6 घंटे भी दो शुरुआत में, कोचिंग साथ अगर 4 घंटे भी देते हो वो बहुत है। लेकिन बाद में जब एग्जाम नोटिफिकेशन आ चुका है और आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपको मैक्सिमम टाइम आप जितना कर सकते हो, आप चाहे तो 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, इवन मैं 13 घंटे तो लगातार, जैसे पटवार के एग्जाम को मैंने बहुत प्रेशर लिया था खुद के लिए, मैं 13 घंटे पढ़ा हूँ, और भी ज्यादा भी हो जाता था कभी कभी। पर एक तो एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना। आप एक आपने लिया था, पर आप पटवार में कि आप नहीं ले, पटवार में मैंने बहुत लिया था तो मेरी रैंक बिल्कुल सही नहीं है, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपका मैसेज था कि मुझे आपसे और उम्मीद थी, तो मुझे भी था कि और सबको थी, तो उस दिन मैंने प्रेशर बहुत लिया था, तो मेरा पेपर थोड़ा सा, मैं तो ये बोलना चाहूँ जो बच्चे जो भी एग्जाम दे रहे हैं, उनको एक दिन पहले तो फ्री हो जाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ एक दिन पहले आपको बिल्कुल कोई बुक नहीं उठानी, अपने मम्मी पापा से बात करो, अपने जो जिनको मानते हैं उनको याद करो और मस्त रहो, नींद पूरी करो, आराम से एक दिन पहले पहुंचो एग्जाम देने। ये भी करते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ। बिल्कुल सर, कई बच्चों को मैंने देखा है कि सेंटर पे 1 मिनट बाद पहुंचे तो उनका पूरा, मतलब ये कोई छोटी चीजें नहीं है कि वो तो उनका फिक्स होता है कि 1 मिनट बाद आपको नहीं जाने देंगे, तो ये चीजें थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो मतलब 10-12 घंटे तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम, जितने भी मैंने टॉपर से बात करी, कि कम से कम 10-12 महीने तो आपको देने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस तरह के एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। और देखो, आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर लिया, चाहे फ्रेशर स्टूडेंट हो, चाहे कुछ स्टूडेंट जो लगातार तैयारी करे और हर बार कुछ नंबर से ले रहे, सारी बातें अगर आप इस इंटरव्यू से सीखना चाहे ना, तो महेंद्र के इस इंटरव्यू से आप बहुत कुछ सीखते हो, छोटी छोटी बातों से लेकर। जैसे अभी बहुत छोटी बात बताई कि इन्होंने प्रेशर ले लिया, रैंक पीछे से ले गए, ये कई बार मैं ये बातें बताता हूँ, तो कई बार एग्जाम का स्ट्रेस भी अपने को बहुत पीछे ले जाता है। तो इस इंटरव्यू से मेरे ख्याल से मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं एक बार फिर से आप सबकी तरफ से भी महेंद्र को वापस बधाई देता हूं इस एग्जाम के लिए भी, और आगे आरएस में भी एक बार बहुत अच्छी रैंक लेकर आए और आपको और लगातार इसी तरह से गाइड करते रहे, मोटिवेट करते रहे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई महेंद्र आपको। थैंक यू सर।